दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल 1-2-3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। आज हमारा टॉपिक जो दोस्तों वो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। भारत में बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए, तो उन सुधारों के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, बहुत कुछ निर्माण हुआ है, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम जाना जाता है, तो उन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ने चलते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने गवर्नर जनरल को 2 पार्ट में पढ़ा था, जिसमें डिटेल से मैंने आपको गवर्नर जनरल के बारे में बताया था। आज ये वाली टॉपिक जब समाप्त हो जाएगी तो अगली टॉपिक हमारा आएगा 1857 की क्रांति और कांग्रेस का निर्माण, ठीक है, उस पर बातचीत किया जाएगा। चलो पहले आज की टॉपिक पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन आज सबसे पहले अगर धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात जो बननी चाहिए वो क्या है, ब्रह्म समाज की। क्यों? क्योंकि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, नाम क्या था उनका, जल्दी से बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। ये कोई राजा व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको राजा की उपाधि दिया जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दिया गया था। किसने दिया था? तो मुगल शासक था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? अकबर द्वितीय। उसने राजा राम मोहन राय को क्या दिया था? राजा की उपाधि दे रखा था। अच्छा, क्यों इनका नाम सबसे पहले आता है? क्योंकि भारत में काफी समय से चली आ रही बहुत सारी कुप्रथाएं थी। उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो किसने उठाया था? राजा राम मोहन राय ने। याद रखिए, इनके अपने ही घर का मामला था। इनकी भाभी, इनके भैया जी के देहांत के बाद इनकी भाभी को सती होना था। क्या होना था? सती। सती कैसा आप कह सकते हो कुप्रथा था, जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। या तो स्वयं को क्या कर दें, अग्निकुंड के हवाले कर दें, अगर नहीं करती थी तो समाज उनको क्या करता था, ले जाकर के जलती हुई महिलाओं को आग पर बिठा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसी महिलाएं जिनके पति का देहांत हो गया है, उनको जीने का कोई अधिकार उस समय तक नहीं था। तो इसके लिए कानून बनाया। किसने बनवाया? किसके साथ मिलकर के? राजा राम मोहन राय ने। उस समय जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के दोस्तों याद रखें 1828 में एक कानून बना, जिसके तहत भारत से सती प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक कुप्रथा थी, ये कमियां थी, उस कमियों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय जी को याद किया जाता है। इसीलिए जब कभी पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं, तो पिता का संज्ञा इनको दे दिया गया। आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। या अग्रदूत किसे कहा जाता? आधुनिक भारत का अग्रदूत, पुनर्जागरण का पिता, ये तमाम नाम दिया जाता है इस तरह से। खास करके पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण माने क्या होता है? जागरण। जागरण जो शब्द है उसका मतलब होता है उठना।
जागरण करना माने उठ जाना, जाग जाना, और पुनर्जागरण माने फिर से जाग जाना। यानी भारतीय पहले से जगे हुए थे, बस उनको एक बार फिर से जगाना था। ठीक है, तो याद रखिए पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय जी को। ब्रह्म समाज इनके द्वारा स्थापित किया गया सबसे बड़ा समाज था। 1828 में क्या किया था? राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आगे चल के ब्रह्म समाज कई सारे हिस्सों में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से बनता आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, और ब्रह्म समाज, इस तरह से नवीन ब्रह्म समाज, इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं बनती है। लेकिन शुरुआत के समय में ब्रह्म समाज की जो पहली इकाई थी उसको किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसीलिए इनको जाना भी जाता। 1828 सन याद रखेगा। ठीक है, आगे लिख रहा ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ठीक है, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि का विरोध करता था। क्या करता था? ये जो ब्रह्म समाज था इसमें जितने भी मेंबर थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। भगवान की पूजा आप मूर्तियों में करते हैं ना, ठीक है, तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो किसी तरह की तीर्थ यात्रा को नहीं मानते थे, वो किसी तरह के कर्मकांड को नहीं मानते थे। ठीक है, तो याद रखेगा ये ब्रह्म समाज क्या करता था? इन तथ्यों को नहीं मानता था। राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। जैसे अगर हम 1815 की बात कर लें, कब? 1815 ईस्वी की बात कर लें तो दोस्तों आत्मीय सभा का स्थापना किया था। किसने? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में किया। आगे चल के दोस्तों हिंदू 1815 में ही दोस्तों इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था। क्या नाम था? हिंदू कॉलेज। दो कॉलेज की स्थापना में इनका योगदान है। एक है हिंदू कॉलेज, दूसरा है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज तो दोस्तों 1825 में बना था, ठीक है, लेकिन हिंदू कॉलेज की बात करें तो ये 1815 से 17 के दौरान जो है इस हिंदू कॉलेज के लिए उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो याद रखें कितनी चीजें बन जाती हैं। ब्रह्म समाज 1828 में परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदू कॉलेज 1815 से 1817 परीक्षा में पूछा जाता है। आत्मीय सभा परीक्षा में पूछा जाता है। उसके अलावा वेदांत कॉलेज 1825 में पूछा जाता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, मैं राजा राम मोहन राय के बारे में बताते बताते इन सारे तथ्यों को भी बताते चल रहा हूं कि परीक्षा में कहीं से भी कुछ आए तो आपको गलती किसी भी हाल में नहीं करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट दे रहा है राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का, नवजागरण का, बहुत सारे नाम आते हैं यहां पर। ठीक है, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है या सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। सबसे पहले कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए कदम किसने बढ़ाया था? राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है। ये सभी क्या है? उपाधियां हैं उनकी, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जो सम्मान में दी गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत क्यों माना जाता है? दोस्तों इनके द्वारा काफी सारी रचनाएं की गई हैं। उन रचनाओं के बारे में भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो याद रखिएगा। तो परीक्षा में ये सभी तथ्य आपसे लगातार पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। लेकिन राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817, मैंने कहा ना हिंदू कॉलेज की स्थापना ये 1815 से लेकर के 17 तक में जाके कंप्लीट हुआ है। तो डेविड हेयर के साथ करके उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई थी। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल, अब देखिए यहां पर जो नाम है उस नाम को आप याद रखेगा। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुहाइदीन, या फिर जिसको गिफ्ट टू मोनोथिज्म बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसी को एकस्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। ठीक है, इसकी रचना किया। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लो। ठीक है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस परीक्षा में आज भी जब जब पूछता है, मान के चलिए 90% लोग गलत उत्तर करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन हां, अगर मैं आपको कोई भी विषय टीच कर रहा हूं तो मैं कभी भी आपको कमजोर नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपको जितनी भी बातें बताई जा रही है सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहां प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी रचना है, एकेश्वरवादियों की उपहार जो इनकी रचना है, और इसके अलावा दोस्तों संवाद जीसस पुस्तकों की रचना की, जिसमें संवाद कौमुदी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। मिरातुल अखबार तो कम से कम 1000 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और एक और है अंग्रेजी में दोस्तों ब्रह्मोनिकल। ठीक है, ब्रह्मोनिकल, क्या नाम है? ब्रह्मोनिकल, एक पत्रिका इनकी। ठीक है, तो याद रखेगा मैगजीन है ब्रह्मोनिकल। ये ब्रह्मोनिकल, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन इसे पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आएगा यार, मैं आपको भी बता दे रहा हूं। देखो आएगा परीक्षा में, निवेदन है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। अगर राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये वो पॉइंट्स हैं जो, देखिए आप पता है अपने कंपटीटर को पीछे कैसे छोड़ सकते हो। आपका कंपटीटर भी राजा राम मोहन राय के बारे में यही सारे तथ्य पढ़ता है, लेकिन जो
चीजें सही हैं वो कैसे पढ़ा जाए, तो याद रखें दोस्तों कमजोर कहां है, उसको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में, आपको भी पता है, आप उसको बीट नहीं कर सकते। उसको वेदांत कॉलेज, आत्मी सभा, हिंदू कॉलेज सब पता, आप उसको बीट नहीं कर सकते। आप उसको बीट कहां से कर सकते हो, इस वाले पॉइंट से कर सकते हो, इस वाले पॉइंट से। क्यों? क्योंकि उसको संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मोनिकल, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और एकेश्वरवादियों को उपहार, ये जो रचनाएं हैं राजा राममोहन राय की, यहां पर उसको कंफ्यूजन है। तो आप अपने कंप्यूटर को यहीं पे पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप समझो कि आप इस कंपटीशन के मैदान में आगे कैसे जाओगे। आपको दूसरे की कमी पता होना चाहिए और दूसरे की कमी यही है, ठीक है। तो इसको याद, नहीं बिलीव है ना, तो अपने किसी दोस्त के पास जाओ, उससे पूछना ब्रह्म समाज वो बता देगा, उससे पूछना कि पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, वो सब बता देगा, वेदांत कॉलेज, आत्मी सभा सब बता देगा। लेकिन उससे जरा ये पूछना कि एकेश्वरवादियों को उपहार या प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है, 4, 5, 6 ऑप्शन भी दे देना तो भी नहीं बता पाएगा। ये इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने कंप्यूटर को यहां पे पीछे छोड़ सकते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय जी को क्या दिया था, राजा की उपाधि दिया था, ठीक है। तभी इनको राजा राममोहन राय कहा जाता था, इसके पहले इनका नाम था राममोहन राय। याद रखिए अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में ही सबसे पहले राजा राममोहन राय भारत से कहां गए थे, लंदन गए थे। जबकि उस समय एक और कुप्रथा थी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस समुद्र को लांग गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी लोगों के अंदर क्या थी, धारणा थी। उस जमाने में ऐसी धारणा थी। उस धारणा को तोड़ने के लिए राजा राममोहन राय ने डिसाइड किया कि अकबर द्वितीय के पेंशन के लिए मैं जाऊंगा लंदन। संजोग देखो, लंदन गए और संजोग से वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जो कुप्रथा थी ना, ये जो अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास ने लोगों को और जकड़ लिया, ठीक है, कि हां लगता है सत्य मामला था, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे दे रहा है, राजा राममोहन राय के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संभालने का कार्य किसने किया, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। तो इनको भी याद रखेगा। आगे चल के दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम एक जगह और आप सुनोगे, जब कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था तत्वबोधिनी। कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए परीक्षा में भूल गया तो, ब्रह्म समाज तो प्रसिद्ध है, याद रहता है। अब अगर देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी भूल गया तो, चलो अगर मैं आपकी बात करूं दोस्तों, तो आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, आप मानते हो कि नहीं? वो 5 तत्वों का नाम बता दीजिए। उस 5 तत्वों का नाम है भगवान। क्या नाम है, भगवान, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है, नहीं, आपके लिए जो 5 तत्व यही हैं। भ माने क्या हो जाता है दोस्तों, भूमि होता है, ठीक है। भ माने क्या हो जाता है, भूमि होता है। ग माने क्या हो जाता है, गगन होता है। क्या होता है, गगन, ठीक है, यही होगा ना, बताइए। भगवान, मुझे भी इसका क्लियर नहीं है, बट हाँ मैंने कहीं से सुना था, तो मैं चाहता हूं कि आप जानिए इसके बारे में। व माने क्या हो जाता है, वायु हो जाता है, ठीक है। और अ माने हो जाता है, देखिए ठीक है, वह अ माने हो जाता है अग्नि। क्या हो जाता है, अग्नि। और न माने हो जाता है नीर। नीर माने क्या हो जाता है, जल, ठीक है। तो आपका शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर मिला है, अग्नि, वायु, जल, गगन यानी आकाश और भूमि, ठीक है। ये 5 तत्व होते हैं और इन 5 तत्वों को संभालने का कार्य किसने किया है, देवताओं ने किया है। तो देव याद रखेगा, देवता, तो देव से याद रखेगा देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो हो सकता है परीक्षा में चीजें आपको याद आ जाए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया, तो भैया देव ने किया है। तत्व का निर्माण देवताओं ने किया है, देव से देवता याद रखेगा, तो देवेंद्र नाथ टैगोर आपको याद हो जाएगा। हो सकता हो मेरी ये बातें आपको परीक्षा में 1 नंबर दिला दे, ठीक है, दिला देगी, बिल्कुल दिला देगी अगर आप इस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे तो। करा इसके पश्चात दोस्तों केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था और आगे चल के केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज को 2 हिस्सों में बांट भी दिया था, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन के उदारवाद के कारण, दोस्तों बड़े उदार व्यक्ति थे, इनकी कोई गलती नहीं थी, ये बस समाज के साथ चलना चाहते थे। क्या होना चाहते थे, समाज के साथ चलना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रह्म समाज से जोड़ना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि इन्हें ब्रह्म समाज छोड़ना पड़ गया और एक नया समाज को स्थापित करना पड़ गया। लिख रहा है केशव चंद्र सेन के उदारवाद के कारण ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी, क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, सुनिएगा ध्यान से, ईसाई जो बाहरी जातियां थी हिंदू को छोड़ करके, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ ब्रह्म समाज की सभाओं में किया जाने लगा। इस वजह से क्या हुआ, अच्छा उदारता के कारण लोगों को जोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो बड़ा गड़बड़ आया कि ब्रह्म समाज टूट करके 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ दोस्तों ब्रह्म समाज कहता था कि हम मूर्ति पूजा से दूर रहते हैं, हम क्या करते हैं, हम मूर्ति पूजा से दूर रहते हैं। को कहता था हम कर्मकांड से दूर रहते हैं। तो जब मूर्ति पूजा और कर्मकांड से दूर रहते हैं तो बाकी ईसाइयों को बुला करके पाठ करवा
करवाना ये भी तो एक तरह का कर्मकांड है, या मुस्लिम को साथ में लेकर के पाठ कराना ये भी तो कर्मकांड है। तो कहां से कर्मकांड दूर हुआ? यानी जो ध्येय था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से हट करके केशव चंद्र सेन चल रहे थे, इस वजह से दोस्तों यहां पर फूट पड़ गया। आगे लिख रहा है देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी होने की हैसियत से 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया। क्या कर दिया? अपदस्थ। वो सर्वे सर्वा थे। 1865 में उन्होंने क्या कर दिया? केशव चंद्र सेन को यहां से सीधा सीधा बोले तो बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद केशव चंद्र सेन ने एक नया समाज बनाया जिसको नाम दिया नवीन ब्रह्म समाज। के पुराना वाला नहीं है, ये एक नया ब्रह्म समाज है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? देखिए, अगर आप रटोगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप ये ध्यान दो कि ब्रह्म समाज टूट करके एक नवीन ब्रह्म समाज बना ही क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन बड़े उदार व्यक्ति थे, वो समाज के साथ चलना चाहते थे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? ईसाइयों, पारसियों, चीनी और मुसलमानों को बुला करके पाठ कराना शुरू कर दिया। जबकि ये पाठ करना कहीं ना कहीं क्या हो गया, उनके लिए एक विकट रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि यहां से ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य प्रभावित हो रहा था। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसलिए यहां पर स्थापित हो गया नवीन ब्रह्म समाज। तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक आध प्रश्न और याद रखिए, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 में दोस्तों एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। तो ये वाला भी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बना दिया, शिवनाथ और आनंद ने। ठीक है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। तो याद रखिए शिव, शिव क्या है, कैसे याद रखोगे? मान लो परीक्षा में भूल गए तो याद रखिए शिव सबसे साधारण है। पता है, सभी देवताओं की पूजा करेंगे तो बड़ा नियम विधि के साथ, जैसे विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो उनकी आराधना करने के लिए बड़ा नियम के साथ आपको बैठना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। पूरे धरती पर जितने भी 33 कोटि के जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 33 कोटि देवी देवता है, यानी 33 प्रकार के होते हैं लोग। कोटि माने प्रकार होता है एक तरीके से। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये जो इतने देवी देवता हैं, यहां पर क्या था दोस्तों कि इनमें से सिर्फ एक ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आप जैसे कर लो, बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए, सो के, उठ के, बैठ के, ठीक है, कुछ खा लिए, मतलब कैसे भी कर लो, वो हर अवस्था में खुश है। वो कौन है? शिव। वो कौन है? शिव। शिव को कोई तमन्ना नहीं है, शिव को अपने शिष्यों से कोई डिमांड नहीं है। शिव बिना डिमांड के हैं। ठीक है, बिना डिमांड के आप कैसे भी शिव की आराधना कर लो, किसी भी समय याद कर लो, सोते उठते बैठते। बाकी देवताओं के साथ ऐसा नहीं, बाकी देवताओं को बड़ा नियम के साथ पूजेंगे आप, तब उसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। शिव को पूजने का फल आपको तत्काल मिल जाता है। क्यों? शिव प्रसन्न बहुत तेजी से होते हैं, बहुत प्रसन्न, बहुत तेजी से। गुस्सा, लोग कहते हैं कि शिव बहुत रुद्र धारण कर लेते, गुस्सा कर लेते, नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि शिव गुस्सा भी नहीं करते। शिव से साधारण देवता कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखेगा, शिव से याद रखेगा, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने किया था। शिव हमेशा अपने आनंद में रहते हैं, शिव के शिष्य हमेशा आनंद में रहते हैं। क्यों? दिन भर चीलम चलता है, तो आनंद ही आनंद है ना, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज, देखिए क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहीं से आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। एक वीडियो है, मास्टर वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है प्रार्थना समाज। याद रखिए, आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में क्या किया था? बंबई गलत लिखा है दोस्तों, बंबई ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर डबल बिंदी है, ये गलत है। वैसे इसको मुंबई लिखा जाता है, बंबई नहीं लिखा जाता। पुराने समय में बंबई बोला जाता था, अब इसको मुंबई बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। हालांकि इस प्रार्थना समाज में एक और व्यक्ति का नाम आता है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी आत्माराम पांडुरंग का नाम न दे करके यहां पर यमजी रानाडे का नाम दे देता है। यमजी रानाडे दोस्तों ये पेशे से जज थे, महादेव गोविंद रानाडे, इनका नाम भी जुड़ा है प्रार्थना समाज से, तो आप इसको याद रखिएगा। लिख रहा महादेव रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो परीक्षा में अगर आ जाए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो ज्यादातर बच्चों को केवल पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय, इतना ही पता है, इनके बारे में नहीं पता है। अच्छा, यमजी रानाडे थे कौन? तो याद रखेगा, महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके गुरु का नाम था यमजी रानाडे। क्या नाम था? यमजी रानाडे। तो याद रखिए,
गांधी जी के गुरु थे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना किया। महाराष्ट्र बिलोंग करते थे, ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था 1870 में, इसलिए इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेगा, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति था। करा 31 दिसंबर 1893 को डीके कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन भी बनाया था, ठीक है। विधवा, याद रखें दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन्होंने कानून बनवाया, किसके साथ मिलकर के? कैनिंग के साथ मिलकर के दोस्तों 1856 में कानून बनाया। किसके लिए? याद रखें, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक एसोसिएशन बना है जिसको डीके कर्वे ने बनाया है, और डीके कर्वे का जो मुख्य संबंध है वो महिला शिक्षा से संबंधित है। कभी भी परीक्षा में महिला शिक्षा की बात करें तो आप डीके कर्वे का नाम याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, करा रानाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाया, ठीक है। इसी का नाम बदल करके बाद में क्या हो गया? फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, ये इसका पूरा नाम है। इसको याद रखें दोस्तों कुछ समय मैंने आपको सामाजिक सुधार पढ़ाया था, हो सकता है आपके दिमाग से स्किप कर गया हो, क्योंकि आपके अंदर वैसे भी भूलने की आदत बड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आराम से पढ़ते चलिए, मजा आ रहा है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई मेहनत आपके साथ करने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बस आप पढ़ते चलिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों शिशुवध, ठीक है। शिशुवध को समाप्त किसने कराया था? तो याद रखें, वेलेजली ने इसको समाप्त कराया था कानून बनाकर। 1798 से 1805 में था। वेलेजली को दोस्तों बंगाल का शेर भी कहा जाता था। कुछ याद आया? बंगाल का शेर कहा जाता था। और इसी के समय में दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। याद आया कुछ आपको? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में, याद आया ना? तो याद रखें, वही वेलेजली है जिसने शिशुवध को समाप्त कराया था, ठीक है। उस पर शिशुवध पर रोक लगाया। इसके बाद दोस्तों 1828 में कानून बनाया गया, 1829 में लागू हो गया सती प्रथा। सती प्रथा को रोकने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा योगदान था, और इनके साथ राजा राम मोहन राय जी का भी योगदान था। इसी तरह से दोस्तों 1842 में कानून बनाया था दास प्रथा के लिए। एलन बरो का नाम सुना होगा, एलन बरो ने इसको बनाया था, और 1843 में यह लागू हो गया। दास प्रथा पर रोक लग गया। सबसे ज्यादा गुलाम या दास किसके पास थे? 2.5 लाख से अधिक दास था फिरोज शाह तुगलक के पास। तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक। 2.5 लाख गुलाम उसके पास थे, सबसे ज्यादा गुलाम का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में आया था, कैनिंग के समय में आया था, और इसी में मैंने नाम लिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जिसमें आपके लिए जो बताया गया था इंटरकास्ट मैरिज वाली बात की गई थी, ठीक है। उसको याद रखेगा। ये 1872 में आया था, मैंने बताया था सिविल की परीक्षा में खूब पूछा जाता है। नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था, ठीक है। अंतरजातीय विवाह को यहां पर प्रचलित कर दिया गया था, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, ये लैंसडाउन के समय में आया था, जहां पर लड़कियों के जो विवाह की उम्र आई थी उसको यहां पर के 12 वर्ष जो है निश्चित किया गया। आगे चल के दोस्तों शारदा एक्ट आएगा इरविन के समय में, जहां से एज को फिर से बढ़ा दिया जाता है, लड़कियों की विवाह का आयु 14 वर्ष यहां पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे पढ़ते हैं वेद समाज के बारे में, ठीक है। वेद समाज याद रखें दोस्तों, वेद समाज की बात करें तो केसरी धरालू, धरलू नहीं होता है, इनका पूरा नाम है केसरी धरालू नायडू। क्या नाम है? धरालू नायडू, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इन्होंने मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया, और कब किया? तो याद रखेगा 1864 में किया। ये किसे अपना गुरु मानते थे? ये केशव चंद्र सेन को अपना गुरु मानते थे। वही केशव चंद्र सेन जिनको 1865 में आचार्य की पदवी से हटा दिया गया था, और आगे चल के उन्होंने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो याद रखेगा धरालू नायडू, इन्होंने वेद समाज की स्थापना किया। कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखिए नाम में ही लगा है के श्री 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 धरालू नायडू, ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए। तो जो वेद के पाठ करते हैं वो बड़े महर्षि होते हैं, तो याद रखेगा के श्री धरालू, इनके नाम में मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे है आर्य समाज। आर्य समाज बड़ा ही प्रसिद्ध समाज था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। 1875 ईस्वी में मुंबई में
इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। लिख रहा है दयानंद सरस्वती ने एक हैशटैग चलाया था, हैशटैग जैसे आज चलता है ना, उसी तरह से एक हैशटैग चला हुआ था, वेदों की ओर लौटो। क्या नाम था? वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन, जो कोई अपना मतलब धर्म बदल लिया हो, एक बार फिर से उसको हिंदू धर्म में आने की छूट है, तो वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका ये दोनों हैशटैग बड़ा चला था। लिख रहा है आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आज भी आप देखते होंगे दोस्तों कि अगर कभी अंतरजातीय विवाह की बात आती है तो आप जाते हो हाई कोर्ट, वहां से जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, वहां जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं, और वो मैरिज तभी मान्य होता है जब आर्य समाज में आप विधिवत शादी करते हैं, क्योंकि आर्य समाज आपके अंतरजातीय विवाह को मान्यता देता है। तो आर्य मंदिर में जाकर के, आर्य समाज का जो मंदिर होता है वहां जाकर के आपको शादी रचानी पड़ती है, ठीक है, जिसको याद रखेगा। अच्छा, बहुत लोगों को जिनको पता नहीं होगा वो जान जाएंगे, कोई पूछेगा किसने बताया था तुमको, बताएंगे वो लोग। नितिन सर स्टडी 91 पर एक दिन बताए थे कि कैसे जो इंटरकास्ट मैरिज होता है, ठीक है। पहले जाना होगा आर्य समाज मंदिर पर, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहां हो जाएगा, फोटो खींच लिया जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, जहां पर आपको जो है अगर आप एज आपका हो गया है, ठीक है, तो आप वहां पर अपना विवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है, बता देना। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत जो भी लोग, जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म का परित्याग कर दिए थे किसी न किसी वजह से, वो एक बार फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर सकते थे। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे हिंदू क्या हो गए? वापसी किए थे, ठीक है। शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य समाजियों ने, ठीक है। कह रहा आर्य समाज ने गो रक्षा आंदोलन चलाया था। गाय की रक्षा के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया था? याद रखिए गो रक्षा आंदोलन ये आर्य समाजियों द्वारा तैयार किया गया, और गो रक्षणी सभा की जगह जगह स्थापना किया गया, ठीक है। पूरे जिले जो होते थे उस जिले में छोटे छोटे खंड बनाकर गौ रक्षणी सभा बनाई गई और गाय की रक्षा के लिए प्लान तैयार किया गया, ठीक है। दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया। इसके पहले दोस्तों ये अधिकार नहीं था, शूद्रों को यार वेद छूने का अधिकार नहीं था, पढ़ने की बात तो बहुत दूर थी। स्त्रियों को वेदों से अलग रखा जाता था, मंदिरों में इनका प्रवेश नहीं होता था। मंदिर केवल बाकी के 3 लोगों के लिए बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। उसमें शूद्र मंदिर की चौखट पर नहीं जाते थे, महिलाएं मंदिर की चौखट पर नहीं जाती थी। तो उस कार्यक्रम को समाप्त करना, याद रखिए सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी के सहयोग से आर्य समाजियों ने किया था, ठीक है। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। पता है जो शूद्र होते थे उनको ऊंची शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया था किसने? आर्य समाजियों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। मूल शंकर, याद रखेगा मूल शंकर। देखिए दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकों में दोस्तों 2-3 किताबें हैं, 2-3-4 किताबें, चारों को याद रखेगा। एक तो सत्यार्थ प्रकाश है, ये इतनी बेहतरीन किताब है, मेरे पास समय नहीं मिल रहा है कि मैं सत्यार्थ प्रकाश की किताब को पढ़ूं, बड़ी इच्छा हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे इस तरह से जो आध्यात्मिक किताबें होती हैं ये पढ़ने का बड़ा शौक है, लेकिन अभी तो कंपटीशन के अलावा मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो 1875 में थी ये सत्यार्थ प्रकाश, बड़ी अद्भुत किताब है। इसके अलावा पंच महायज्ञ विधि, ठीक है, ये 1874 में आया था, ये भी याद रखेगा। पाखंड खंडन ये 1866 में आया था, और अद्वैत मत का खंडन कब आया था? 1877 में आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दयानंद ने छूटे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से 1867 में पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार के कुंभ में लहराया कि जो लोग भी झूठे धर्म चलाते हैं, ठीक है, उनका खंडन किया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। वेलेंटाइन सिरोल नाम सुना होगा आपने। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को क्या बताया? भारतीय अशांति का अग्रदूत बताया गया, जन्मदाता कहा गया। इसके अलावा वेलेंटाइन सिरोल ही थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का अग्रदूत माना है, ठीक है। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक, दूसरी तरफ आर्य समाजी लोगों से, इन दोनों लोगों से बड़ा चिढ़ता था। कौन? वेलेंटाइन सिरोल, इसको याद रखेगा। किताब का नाम है इंडियन अनरेस्ट, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है। आगे दे रहा है राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य, सुनिए ध्यान से, बुरे से बुरा देसी राज्य जो हमारा अपना है अगर वो बहुत खराब है तो कह रहा बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बहुत सुकूनदायक है, ठीक है। यानी हमको बहुत बढ़िया विदेशी राज्य से अच्छा है कि हमारा देश बुरा ही रहे लेकिन हमारा कम से कम रहे, ठीक है। तो ये वक्तव्य किसका था? याद रखिए आर्य समाजियों का। स्वराज शब्द का सबसे पहला
पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, स्वराज शब्द की लड़ाई में 3 लोग दौड़ रहे थे। एक दयानंद सरस्वती आता है, दूसरा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक आता है। एक स्वराज शब्द और आता है 1906 में, माना जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो 3 उत्तर हैं। अब आप संभालिए, इसका बोझ आप अपने कंधे पर लेकर चलिए, हमसे मत पूछिएगा। ये तीनों प्रश्न जो आते हैं तो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जब कभी आएगा किसी एक का नाम ही देगा, लेकिन आपको तीनों पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, करा 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन जो था, इसको हेनरी विवियन डेरोजियो ने किसने किया था? किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां टाइम कुछ गड़बड़ है, यंग बंगाल आंदोलन यहां पे नहीं। ठीक है, ये 1905 करिएगा। ठीक है, आगे चल के नहीं, ये गलत हो जाएगा यहां पर, बंगाल विभाजन से नहीं। ठीक है, 1826 में देखना पड़ेगा, मुझे इसका सन नहीं याद है। ठीक है, इसके लिए सो सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे माइंड से स्किप कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है। आपको ये मानना होगा कि मैं गूगल नहीं हूं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं एक सामान्य टीचर हूं और ना ही मुझे किसी तरह की नकल की आदत है। जब भी कोई चीजें पढ़ानी होती तो मुझे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इन जनरल अगर कंफ्यूजन है तो एक बार आप हमारी मदद जरूर करिएगा। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन आगे लिख रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत माना और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, किसने? तो याद रखेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, उसको भी याद रखेगा। आगे चल के दोस्तों, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी की बात आती है। रामकृष्ण कौन थे दोस्तों? तो याद रखेगा, रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ही मिशन बना हुआ था कलकत्ता में। लिख रहा है, स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, तो याद रखेगा, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य यानी सबसे प्रिय शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दास था। ठीक है, नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दास। ठीक है, वैसे नरेंद्र बोलते थे। 1893 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका में शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था उसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे। और याद रखिए, लंच वाला टाइम इनको दिया गया था, जो लंच में होता है ना, उस टाइम पे इनको खड़ा कराया गया था। और उस समय का भाषण अगर एक बार आप देख लो यूट्यूब पर, आज भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो दोस्तों क्या जबरदस्त भाषण इन्होंने दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो याद रखेगा, वहां पर इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था और भारत का झंडा दुनिया की नजरों में सबसे ऊंचा फहरा दिया था। ठीक है, करा इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराज, राजस्थान में खेतड़ी नाम आपने सुना होगा, खेतड़ी तांबे के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, तो खेतड़ी के महाराज याद रखेगा से सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदल करके स्वामी विवेकानंद रख लिया था, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। करा 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना किया। वेदांत सभा, वेदांत कॉलेज पूछे तो क्या बताएंगे? तब राजा राम मोहन राय बताएंगे ये वेदांत सभा है। और 1896 वही साल है जिस साल अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के खोज करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेगा। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। इसका मुख्यालय कलकत्ता के पास में एक जगह है वेल्लूर। ठीक है, वेल्लूर मठ का नाम भी सुना होगा, वेलूर मठ का नाम। ठीक है, वहीं पर रामकृष्ण मिशन खोला गया। करा सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता माना है। तो अगर इस तरह के टिपिकल प्रश्न बनने शुरू हो गए ना, तो याद रखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्तर गलत होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लोग बस खाली यही जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का अग्रदूत किसे कहा जाता है या पुनर्जागरण का पिता, तो बस वही राजा राम मोहन राय। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानिए। लिख रहा है मैडम ब्लाटवास्की का नाम आपने सुना होगा, मैडम ब्लाटवास्की। ठीक है, याद रखिए, ये और कर्नल अलकाट, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर के न्यूयॉर्क में 1875 में सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चल के थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना भारत में बात करें तो मद्रास में एक जगह अड्यार, वहां पे किया गया 1882 में। ठीक है, कह रहा श्रीमती एनी बेसेंट 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और 93 में
एनी बेसेंट भारत आई। दोस्तों 1893 में भारत आने के बाद 1917 में यही एनी बेसेंट हैं जिन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संचालन किया और कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई 1917 में एनी बेसेंट, तो उसको भी याद रखेगा। अल्काट की मृत्यु के पश्चात 1907 में एनी बेसेंट जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, की स्थापना में मदद दिया, ठीक है, जो कि आगे चल के मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, जिसे आज हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। किसने? याद रखें, एनी बेसेंट ने, ठीक है। अन्य धार्मिक आंदोलन जो है दोस्तों उसके बारे में देख लीजिए। करा धार्मिक सभा की स्थापना, ध्यान दीजिए, धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए राधा कांत देव का नाम सुना होगा। 1830 में धर्म सभा की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो याद रखेगा राधा, कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए परीक्षा में भूल गए तब, जैसे मैंने बताया तत्वबोधनी, तो आपने देवेंद्रनाथ टैगोर याद रख लिया। ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी आपसे परीक्षा में पूछता धर्म, तो याद रखिए हम याद करेंगे राधा को, ठीक है। राधा कृष्ण का नाम तो सुना होगा, ठीक है, राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण में दोस्तों बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत के बावजूद भी कृष्ण को राधा मिल नहीं पाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को अपने जीवन में धर्म युद्ध देखना था। क्या देखना था? ये धर्म युद्ध है, ठीक है। तो इनको महाभारत में जाना था और भी तमाम चीजें थी। ऐसे करके क्लू आप याद रखेगा। राधा कांत का संबंध किससे है? तो धर्म सभा से है। ये 1830 में स्थापित किया गया था। आज मैं बोल दे रहा हूं ना, अगर परीक्षा में आएगा तो यही बातें आपको पिंच करेंगे और याद दिलाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख, अच्छा परीक्षा में पूछता है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी, तो याद रखेगा गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा। करा देव समाज की स्थापना, ये तो मैंने पहले बता दिया। देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, देव, ठीक है। तो शिव देव याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बहराम जी मालाबारी ने वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना किया, तो इसको भी याद रखेगा, सेवा सदन, ठीक है। तो सेवा सदन से याद रखे, सदन माने होता है घर, और राम जी का जीवन ऐसा था जिन्होंने घर उनके जीवन में नसीब नहीं हुआ। क्यों? अरे छोटे थे तो पढ़ने चले गए, पढ़ के आए, जब शासन संभालने का हुआ, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तब तक वनवास चले गए, वनवास से लौट कर आए, तब तक सीता चली गई, तो कभी घर नसीब नहीं हुआ। याद रखे बहराम जी, ठीक है, बहराम जी मतलब बाहर ही बाहर इनका जीवन कट गया। तो बहराम जी का जो संबंध है वो किससे है? सेवा सदन से। 1908 में सेवा सदन की स्थापना हुआ है। भारतीय सेवक समाज, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, हिंदी में नाम है वो इंग्लिश में नाम है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना किया था, इसको भी याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राय ने किया था, ठीक है। इसको याद रखेगा। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। समाज सेवा संघ, जिसे सोशल सर्विस लीग के नाम से जानते हैं, याद रखिए वर्ष 1911 में एनएम जोशी, ठीक है, एनएम जोशी का नाम सुना होगा। कम्युनिस्ट चल के आगे चल के बनाते हैं तो उसको भी याद रखिएगा। एनएम जोशी ने क्या बनाया था? समाज सेवा सदन, सोशल सर्विस लीग बनाया। रहनुमाई मजद्यासन संस्था ने रफ्त गुफ्तार, ठीक है, इसमें रफ्त गुफ्तार में दोस्तों एमजी रानाडे का भी योगदान है, ठीक है। सत्यवादी पत्रिका का भी किया था प्रचारण, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम सुधार आंदोलन आ जाता है। थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में भी कर लेते हैं। जैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खां की बात आती है। सर सैयद अहमद खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया 1875 में, उसको भी याद रखेगा। अलीगढ़ आंदोलन को चलाया किसने? तो याद रखिए सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुदीरी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। कौन सी? पीरी मुदीरी प्रथा तथा तहजीब उल अखलाक, जिसे सभ्यता और नैतिकता कहा जाता है, इसके लिए संबंधित पत्रिका थी, तो उसका भी यहां पर इन्होंने प्रकाशन किया। करम मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना किया। देवबंद एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस्लामी मदरसे की स्थापना किसने किया है? तो याद रखेगा कासिम ननौतवी ने, ठीक है, और रशीद अहमद ने किया है, ठीक है। तो वैसे परीक्षा में आने वाला नहीं है, ये बड़े छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक बार आपके दिमाग में डाल दिया जाता है, ठीक है। सिबली नुमानी ने देवबंद का ही समर्थन किया था, ठीक है। करा सिबली नुमानी ने नदवतल उलेमा, उलेमा करिएगा, उलमा नहीं होगा, यहां पर उलेमा होगा, उलेमा का नाम सुना होगा, ठीक है, उलेमा तथा दारुल उलूम की स्थापना किया था। तो इसको आप याद रखेगा, उलेमा और दारुल उलूम की स्थापना किसने किया था?
तो शिबली नुमानी ने किया था, इंपॉर्टेंट है। मिर्जा गुलाम अहमद, ये तो आप याद ही रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1889 में अहमदिया आंदोलन चलाया था मिर्जा गुलाम अहमद ने, अहमद से अहमदिया आंदोलन याद रखेगा। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया और 1877 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना किया, उसको भी याद रखेगा। यही कॉलेज आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अहमदिया आंदोलन याद रखेगा, ये जिहाद का विरोध किया गया था। इसमें मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी होने के बाद धरती पर कृष्ण तथा ईसा मसीह के अवतार होने का दावा भी किया था। ठीक है, याद रखिए मुसलमानों के धर्म से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने कृष्ण और ईसा मसीह के अवतार को माना था, यानी अवतारवाद को मानने वाले थे मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, लिख रहा 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसके अलावा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, तो इकबाल को याद रखेगा, द्विराष्ट्र का सिद्धांत की भारत को 2 राष्ट्रों में बढ़ जाना चाहिए, यह सिद्धांत उन्होंने दिया था। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का भी प्रयोग किया, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस एक आखिरी पेज और 1-2 पेज ध्यान दीजिएगा। निम्न जाति आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न आ सकता है। निम्न जाति आंदोलन लिख रहा है, निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र से शुरू होती है और 1873 में मुंबई में, नाम सुना होगा आपने, ज्योतिबा फूले का नाम। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, और उसके तहत दोस्तों ये हरिजनों के लिए करके एक आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखा है, गुलामगिरी याद रखेगा। वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारी, इसको याद रखेगा दोस्तों, इसमें स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में पूछता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया। ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, क्यों, अंबेडकर जी का कोई संबंध ही नहीं दिखता इससे, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन है, हरिजनों के लिए काम किया था अंबेडकर जी ने। तो याद रखेगा 1924 में बंबई में, यह 1924 वही साल है जिस वर्ष महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन किया था, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, कांग्रेस अधिवेशन। तो याद रखेगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा करा। 1927 में मराठी में बहिष्कृत समाज नाम की एक पत्रिका का भी प्रकाशन इन्होंने किया था, किसने, अंबेडकर जी ने। आगे चल के दोस्तों 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, उसको भी याद रखेगा। हरिजन शब्द आया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 में, याद रखेगा, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान। ठीक है, रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। अन्य आंदोलन सुधार में दोस्तों 2-3 बातें और याद रखेगा, जैसे परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह, तो आपको मैंने बताया ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आना चाहिए, 1856 याद आना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग याद आना चाहिए। ठीक है, ये सब याद आना चाहिए। डीके कर्वे ने 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इसके अलावा याद रखेगा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन से भी संबंधित रहे डीके कर्वे। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में आया था, इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया गया था, उसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था, यह भी कर्नल स्लीमैन की सहायता से। दास प्रथा का अंत किसने किया, एलन बरो ने। और शारदा एक्ट किसने लाया था, इरविन ने लाया था। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके, वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है, हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, इसके माध्यम से आपकी
तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए। उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए, कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।